हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो, पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता है। बहुत लोग हो सकते हैं जो आपको हतोत्साहित करें या आपको परेशान करने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाएं। अपनी ताकत को, अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो सिर्फ आप समझते हैं। उसका सही उपयोग कैसे करना है ये भी आप बेहतर समझते हैं। बस आपको निरंतरता की आवश्यकता है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपको सफलता दिला सकती है। तो चलिए अब वीडियो को न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है। पहले कि अब स्वदेशी स्टोर से डाउनलोड करें ऐप्स। तकनीकी दुनिया की में देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना। भारत में इस समय लगभग 50 करोड़ स्मार्टफोन उपभोक्ता हैं। दूसरी न्यूज़ है, पटरी पर लौट रही है अर्थव्यवस्था। तीसरी न्यूज़ है हमारी, वीवीआईपी विमान एयर इंडिया वन पहुंचा भारत। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। तकनीक की दुनिया में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत एप्पल और गूगल की तर्ज पर अपना ऐप स्टोर बनाने की योजना बना रहा है। इससे ऐप डाउनलोड किया जा सकेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसके लिए मोबाइल सेवा ऐप स्टोर की योजना पर आगे बढ़ सकती है। भारत में इस समय लगभग 50 करोड़ स्मार्टफोन उपभोक्ता हैं। इसमें से ज़्यादातर उपभोक्ता गूगल के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय स्टार्टअप कंपनी की उन नीतियों की आलोचना करती है जिसके बारे में उनका कहना है कि वे उनके विकास में बाधा हैं। सरकार एंड्रॉयड फ़ोन के लिए अपना ऐप स्टोर पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य करने की योजना पर भी विचार कर रही है। पेटीएम भारत की प्रमुख भुगतान फर्म है। पिछले महीने इसने सट्टेबाजी नीति का हवाला देते हुए गूगल द्वारा कुछ घंटों के लिए अपना ऐप हटाने का विरोध किया था। गूगल ने इस सप्ताह कहा है कि वह अपने एंड्रॉयड ऐप पर स्टोर पर भुगतान के लिए 30% शुल्क वसूलने की नीति पर सख्ती से अमल करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था। 6 माह के इंतजार के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती नजर आ रही है। सितंबर माह के एक साथ कई आर्थिक मोर्चे पर बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें रोजगार के लिए सबसे जरूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स से लेकर राजस्व के लिए जरूरी जीएसटी कलेक्शन तक शामिल है। देश के जीडीपी में 7% की हिस्सेदारी रखने वाले ऑटो क्षेत्र का प्रदर्शन भी पिछले साल सितंबर के मुकाबले बेहतर रहा। लॉकडाउन की वजह से प्रभावित सप्लाई चेन भी दुरुस्त होती दिख रही है। तभी पिछले साल सितंबर के मुकाबले अधिक माल की ढुलाई की गई है। इस साल फरवरी के बाद पहली बार सितंबर में बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी दिखी है, जो औद्योगिक गतिविधियों के इजाफे को दर्शा रही है। देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया पूरी होने और आवाजाही बढ़ने से पेट्रोल की बिक्री भी पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण के कारण गत मार्च में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और तब से लेकर अगस्त तक एक साथ अर्थव्यवस्था के इतने मोर्चे पर सकारात्मक बढ़ोतरी नहीं दिखी थी। असमंजस के बादल छट नहीं रहे थे। सितंबर में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर्स इंडेक्स 56.8 के स्तर पर पहुंच गया था, जो वर्ष 2012 जनवरी के बाद से सबसे अधिक है। इस साल अगस्त में पीएमआई 52 के स्तर पर था। सितंबर महीने में ऑटो सेक्टर की बिक्री में तेजी से मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिली है। देश के मोटर वाहनों में 50% से अधिक हिस्सेदारी रखने वाली मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री में सितंबर में पिछले साल सितंबर के मुकाबले 32.2% की बढ़ोतरी रही है। दूसरी कंपनियों की बिक्री में भी छलांग देखी जा रही है। तीसरी न्यूज़ है, वीवीआईपी विमान एयर इंडिया वन पहुंचा भारत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित B777 विमान एयर इंडिया वन गुरुवार को अमेरिका से भारत पहुंचा। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि विमान को जुलाई में ही विमान निर्माता कंपनी बोइंग द्वारा एयर इंडिया को सौंपा जाना था, लेकिन 2 बार इसमें देरी हुई। जुलाई में कोविड-19 महामारी के चलते विमान नहीं सौंपा जा सका। इसके बाद अगस्त में तकनीकी कारणों से कुछ सप्ताह की देरी हुई। अधिकारियों ने बताया कि बोइंग से विमान प्राप्त करने के लिए एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी
अगस्त में ही अमेरिका पहुंच गए थे। एयर इंडिया वन लिखा विमान गुरुवार को दोपहर लगभग 3 बजे टेक्सास से दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी की यात्रा के लिए एक और विशेष रूप से निर्मित B777 विमान बाद में बोइंग से प्राप्त होने की संभावना है। एक अधिकारी ने बताया कि वीवीआईपी की यात्रा के दौरान दोनों B777 विमानों को एयर इंडिया के पायलट नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। तो ये नेशनल न्यूज़ थी 3। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए और वो है कि बिडेन कमज़ोर थे, नहीं टिके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन के खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिए होने वाली पहली चुनावी बहस जीत लेने का दावा किया है। कहा, बिडेन बहुत कमज़ोर थे, मैं बिडेन के बेहद खतरनाक एजेंडे की पोल खोल दी। डेमोक्रेट खेमे ने भी अपनी जीत का दावा किया है। बिडेन ने कहा, बहस के दौरान ट्रंप का आचरण देश को शर्मिंदा करने वाला था। ओहायो के क्लीवलैंड में मंगलवार रात पहली चुनावी बहस के दौरान नस्ली हिंसा, आर्थिक आपदा, कोरोना वायरस आदि मुद्दों पर दोनों प्रत्याशियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बुधवार को ट्रंप को जहां मौका मिला वहीं खुद अपनी पीठ थपथपाई। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, मुझे लगता है कि वह यानी कि बिडेन बहुत कमज़ोर थे, वह शोर मचा रहे थे, शिकायत कर रहे थे, हर तरह से हमने आसानी से कल रात की बहस जीत ली। उन्होंने कहा कि अगली 2 बहसों का इंतजार है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस न्यूज़। बिजनेस पेज में भी हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 8.5 वर्षों के उच्चतम स्तर पर। चालू वित्त वर्ष के सितंबर का जीएसटी संग्रह सबसे ज़्यादा और ऑटो सेक्टर के बिक्री आंकड़ों में दिखा सुधार। लॉकडाउन खुलने और कारोबारी गतिविधियों में तेजी की झलक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी मिल रही है। एक मासिक सर्वे के अनुसार नए ऑर्डर और उत्पादन में बढ़ोतरी से सितंबर में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां करीब 8.5 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। IHS मार्केट इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स यानी कि PMI सितंबर में बढ़कर 56.8 पर पहुंच गया, जो अगस्त के 52 स्तर पर था। जनवरी 2012 के बाद यह मैन्युफैक्चरिंग PMI का सबसे ऊंचा स्तर है। IHS मार्केट की इकोनॉमिक एसोसिएट डायरेक्टर ने कहा है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां सही दिशा में बढ़ रही हैं। सितंबर के PMI आंकड़ों में बहुत से सकारात्मक पहलू हैं। कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में चरणबद्ध ढील के बाद कारखाने पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और उन्हें नए ऑर्डर मिल रहे हैं। लीमा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2020 में मैन्युफैक्चरिंग PMI का औसत महज 35.1 था, जो दूसरी तिमाही में बढ़कर 51.6 पर पहुंचा। और यह सही है कि कोरोना से जुड़ी अनिश्चितताएं अभी बरकरार हैं, लेकिन उत्पादक रिकवरी की स्थिति में आ रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है चालू वित्त वर्ष में सितंबर का जीएसटी संग्रह सबसे ज़्यादा। लॉकडाउन के लगभग खत्म हो जाने का सीधा सकारात्मक असर कारोबारी गतिविधियों में उछाल और जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी के रूप में दिखने लगा है। जीएसटी का संग्रह सितंबर में 95,480 करोड़ रुपए रहा, जो चालू वित्त वर्ष में अब तक किसी एक महीने का सबसे बेहतर आंकड़ा है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि इस वर्ष सितंबर का जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष समान महीने के मुकाबले भी 4% अधिक है। इस वर्ष सितंबर में पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले वस्तुओं के आयात से एकत्र टैक्स 102% और घरेलू लेन देन से हासिल राजस्व 105% रहा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सितंबर में सकल जीएसटी राजस्व 95,480 करोड़ रुपए रहा। इसमें जीएसटी यानी केंद्रीय जीएसटी 17,741 करोड़, जीएसटी या SGST यानी राज्य जीएसटी 23,131 करोड़ रुपए रहा। नेक्स्ट है ऑटो सेक्टर के बिक्री आंकड़ों में दिखा सुधार। अधिकांश ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सितंबर में अच्छी बिक्री दर्ज की है। मारुति सुजुकी, हुंडई, किया मोटर्स, टाटा मोटर्स और होंडा के वाहनों की बिक्री पिछले वर्ष सितंबर के मुकाबले ज़्यादा रही। इस वर्ष अगस्त के मुकाबले भी इन कंपनियों की कारें ज़्यादा बिकी। जिस तरह से त्योहारी सीजन की शुरुआत हुई है, उससे ऑटोमोबाइल बाजार में रौनक लौटने के संकेत हैं। मारुति सुजुकी ने बताया कि सितंबर में कुल 1,60,442 वाहनों की बिक्री हुई, जो पिछले वर्ष समान अवधि के मुकाबले 30.8% ज़्यादा है। अगर सिर्फ घरेलू बिक्री की बात करें तो यह बढ़ोतरी 32.32% की है।
अगस्त 2020 के मुकाबले पैसेंजर कारों की बिक्री में 31% का इजाफा है। यह हाल के कुछ महीनों में दर्ज सबसे बड़ी वृद्धि है। दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई ने बताया कि पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 24% और अगस्त 2020 के मुकाबले 10% की बढ़ोतरी बिक्री में हुई है। टाटा मोटर्स की बिक्री सितंबर 19 के मुकाबले 162% है और इस वर्ष अगस्त के मुकाबले 14% रही है। नेक्स्ट, अब पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है और उपयोगी साबित होते गांधी के विचार। सभ्यता और जीवन की रक्षा के लिए गांधी जी के विचारों को अपनाना जरूरी है, जो विकास के दंभ और अहंकार के कोलाहल में अनसुने हो रहे हैं। ये लिखा है आर्टिकल पूर्व कुलपति एवं पूर्व प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र द्वारा। दूसरा आर्टिकल है बापू के दर्शन से प्रेरित आत्मनिर्भर अभियान। अपनी नीतियों से मोदी सरकार गांधी जी के साथ साथ शास्त्री जी के सपनों को भी साकार कर रहे हैं, इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है राजनीति का घिनौना चेहरा। जिस तरीके से हाथरस में जो कांड हुआ है उसमें अब राजनीति दिखाई जा रही है, वो बहुत ही शर्मनाक है। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। कभी हम कहते थे कि सच को आंच नहीं, पर अब आंच से ही सच बनाया जा रहा है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में एक राजनीतिक दल ने ट्रक पर लादकर एक ट्रैक्टर पहुंचाया, फिर उसमें आग लगा दी। यह सब किसानों के पक्ष में लड़ाई को व्यक्त करने के लिए किया गया। भारत की राजनीति में सत्य के साथ ऐसे छल के जाने कितने उदाहरण मिल जाएंगे। यह व्यापक चिंता का विषय है, खासतौर पर आज जब हम सत्य के राही राष्ट्रपति की जयंती मना रहे हैं, तो हमें यह मंथन करना होगा कि हम सब किस दिशा में जा रहे हैं। सत्य यानी जीवन और अस्तित्व की लड़ाई में हम कहाँ खड़े हैं। कहने का आशय यह है कि सत्य कितना भी पारदर्शी क्यों ना हो, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अब तरह तरह की बैसाखियों पर निर्भर रहने लगा है। उत्तर आधुनिक मन सत्य को लेकर बड़ा उदार है। इसमें सत्य की रचना में विविधता की अगणित किस्मों को जन्म दिया गया है और उनके लिए गुंजाइश बनाता है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि अगर सत्य भी वैकल्पिक है तो उसे कैसे चुना जाए। अस्तित्व के ऐसे प्रश्न चिरंतन और बापू के सामने भी थे और उन्होंने समाधान भी ढूंढा था। यह देखने का और समझना जरूरी है कि उनकी दृष्टि क्या थी। गांधी जी आरंभ में सत्य को ईश्वर का नाम कहते थे, परंतु धीरे धीरे उन्हें यह अनुभव हुआ कि सारे विश्व की व्यवस्था में परिलक्षित नियम सत्य है। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य रूपी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव उन्हें होता रहा। अपने प्रयोगशील जीवन में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका और भारत में तपी हुई साम्राज्यवादी सत्ता के साथ सत्य के बल पर लोहा लिया। सत्य के साधन के लिए कठिन राह अंगीकार की। अपमान, जेल, यातना के अनुभवों के साथ परंपरा और आधुनिकता की अपने ढंग से व्याख्या की और एक सात्विक दृष्टि विकसित की जो सर्वोदय की भावना से प्रेरित थी, जिसमें सबके लिए जगह थी। इन सबके मूल में गांधी जी का सत्य का प्रबल आग्रह था। वह कहते थे कि यदि सत्य पर विजय प्राप्त करनी है तो सिर्फ अहिंसा के ही द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है बापू के दर्शन से प्रेरित आत्मनिर्भर अभियान। 1856 में भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलने वाला राजस्व 3 करोड़ ब्रिटिश पाउंड से कुछ कम था। इस राजस्व का लगभग 10% हिस्सा अकेले केवल नमक पर लगाए गए टैक्स से आया करता था। अर्थशास्त्रियों की माने तो आज के हिसाब से यह कर और वित्तीय प्रभार लगभग 3000 करोड़ रुपए सालाना होगा। ब्रितानी हुकूमत द्वारा भारतीयों पर थोपे गए जन विरोधी कानून नमक कानून ने गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं के अनुभवों को गांधी जी की शिक्षा के साथ एकीकृत करने में सफलता पाई। वह एक ऐसे प्रभावशाली घोषणा पत्र का निर्माण करने में सक्षम हुए जो गरीबों को सशक्त बनाने एवं उनमें गरिमा की भावना पैदा करने पर केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल में शुरू किए जाने वाले स्वच्छ भारत अभियान का दर्शन महात्मा गांधी के जीवन सिद्धांतों पर आधारित था। स्वच्छ भारत अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए भारत के सभी नागरिकों से इससे जुड़ने की प्रधानमंत्री की अपील ने इसे एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया।
इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री स्वच्छता के आकांक्षी विचारों को आत्मसात और गरिमा के साथ जोड़ने में सफल हुए और इसके फलस्वरूप ही खुले में शौच मुक्त देश को हमारी यात्रा संभव हो पाई, जो अपने आप में किसी क्रांति से कम नहीं है। कृषक उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य कानून 2020 का उद्देश्य एक ऐसी परिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहां किसानों के पास किसी भी ट्रेडिंग चैनल के माध्यम से अपनी उपज लाभकारी मूल्य पर बेचने का विकल्प हो। नए विधेयक के तहत किसानों को अंतर्राज्यीय व्यापार में शामिल किया जा सकता है। कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा अधिसूचित बाजार परिसर के बाहर व्यापार करने पर किसी भी किसान या व्यापारी पर कोई बाजार शुल्क या उपकर नहीं लगाया जा सके। हालांकि किसानों के लिए कृषि उत्पाद बेचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का बनाया जाना कृषक उत्थान का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन हमें बुआई के समय कीमतों को अधिक अनुमानित बनाकर और उनकी उपज की खरीद को सुनिश्चित कर किसानों के दीर्घकालिक भविष्य को सुरक्षित करने की भी आवश्यकता है। 2 अक्टूबर को देश महात्मा गांधी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती के रूप में मनाता है। मोदी सरकार की पिछले 6 साल की नीतियों और हालिया कानून ने शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को और अधिक तर्कसंगत बनाया है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की अपनी परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से प्रयास किया है। उन्होंने पहले आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को वकालत की और फिर उसे अमलीय जामा पहनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। संसद सत्र के दौरान उन्होंने एक ऐसे कानूनी ढांचा बनाया जिसका एकमात्र लक्ष्य किसान समृद्धि है। नेक्स्ट आर्टिकल है राजनीति का घिनौना चेहरा। हाथरस में हिंसा की शिकार हुई दलित युवती की दिल्ली में उपचार के दौरान मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, फिर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभ्य समाज और कानून के शासन को शर्मसार करने वाले ऐसे मामलों को चर्चा का विषय बनाना ही चाहिए, क्योंकि इस कटु सत्य को भी बयान करता है कि दलित समाज अब भी प्रताड़ित हो रहा है। यह स्वाभाविक है कि हाथरस कांड को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी आलोचना के निशाने पर है, लेकिन क्या यह आवश्यक नहीं है कि अब मानसिकता पर भी करारा प्रहार हो, जिसके चलते दलितों पर अत्याचार का सिलसिला कायम है। यदि यह समझा जा रहा है कि दलित विरोधी मानसिकता का निदान केवल पुलिस प्रशासन की सक्रियता अथवा कठोर कानून के बल पर हो जाए तो यह सही नहीं है। यह बात दुष्कर्म की बढ़ोतरी घटनाओं पर भी लागू होती है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मासूम बच्चियों तक दरिंदगी का शिकार बन रही हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए, चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में भिड़ेंगे मेसी और रोनाल्डो। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के दिग्गज स्ट्राइकर लियोन मेसी और इटली के क्लब जुवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो आगामी सत्र में यूएफा चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज के मैचों में आमने सामने होंगे, क्योंकि उन दोनों खिलाड़ियों की टीमों को एक ही ग्रुप में शामिल किया गया है। यूएफा ने गुरुवार को ग्रुप स्टेज का ड्रॉ निकाला, जिसमें जुवेंटस और बार्सिलोना क्लब ग्रुप जी में शामिल है। ग्रुप स्टेज की टीमों को 8 ग्रुपों में बांटा गया है और एक ग्रुप में 4 टीमें शामिल हैं। मेसी और रोनाल्डो पहली बार लीग के ग्रुप स्टेज के मैचों में आमने सामने होंगे। ग्रुप में जुवेंटस शीर्ष वरीय जबकि बार्सिलोना दूसरी टीम है। ये आज का यानी 2 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।